अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सिंथेसिस गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हमें पता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए हमें किसी न किसी स्टार्टिंग मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग मटीरियल की ज़रूरत थी। स्टार्ट में जब ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई तो उस टाइम पे हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया गया तो वो एसिटाइलिन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया गया। लेकिन फिर उसके बाद अब चूँकि जब एक चीज़ हमें किसी भी कंपाउंड को या किसी भी चीज़ को जब हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद हमारा ये हमारे लिए हमारे फोकस होता है कि हम उस स्टार्टिंग मटेरियल से अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल बनाने की कोशिश करें ताकि हमारा जो वो इजी टू यूज़ हो, चीपर हो, और उसके अलावा टाइम कंजप्शन का जो फिनोमिना है, हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो। तो डेट्स वाई हम जब एसिटाइलिन से आगे जब हम फर्दर 1950s के इरा में एसिटाइलिन को आगे फर्दर उसको रिप्लेस करके दिया गया एल्कीन से। पहले जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में वो एसिटाइलिन था, फिर 1950s में अल्कीन को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाने लगा। लेकिन जब साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ अल्कीन्स पे ही इत्तेफाक नहीं किया बल्कि वो नेक्स्ट आगे की तरफ मूव किया, और जो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वाटर गैस है इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाने लगा। वाटर गैस किस तरीके से बनती है? जब हमारे पास H2O और हमारे पास कार्बन, H2O और जब कार्बन हमारे पास आपस में कंबाइन होते हैं तो इस कंडीशन में ही हमारे पास वाटर गैस या फिर इसको सिंथेसिस गैस भी कह सकते हैं, ये हमारे पास जनरेट हो जाती है। अब ये जो है वाटर गैस हमारे पास बनती है, वाटर गैस बहुत ही ईजी टू यूज़ है, चीपर है। इसके अलावा वाटर गैस 1970s में जब वाटर गैस को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाने लगा तो इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी इंक्रीज़ इस वजह से हुई क्योंकि ये हाउस होल्ड में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये वाटर गैस जो है यूज़ होने लगी, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने लगी। वाटर गैस डोमेस्टिक पर्पसेस में, हाउस होल्ड्स में, गैस लैंप्स के लिए यूज़ होने लगी। तो इसके डिफरेंट पर्पसेस थे, तो इसकी वजह से इसने जो हमारे पास वाटर गैस है इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। वाटर गैस का एक हमारे पास नुकसान भी है, वाटर गैस में ये जो मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पॉइजनस गैस है, हाईली रिएक्टिव गैस है। और अगर वाटर गैस में मौजूद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है अगर ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाए तो सफोकेशन और डेथ तक जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वाटर गैस में ये एक नुकसान भी है। लेकिन वाटर गैस में को डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, डिफरेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाने के लिए वाटर गैस को यूज़ किया जाने लगा। जैसे हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेटल, और इसमें वाटर गैस में ये हमारे पास है, ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। इसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ करके हम एट द एंड वाटर गैस की सिंथेसिस करवाते हैं। डिफरेंट टाइप वेज हैं जिनके थ्रू हम वाटर गैस की सिंथेसिस करवाते हैं। अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्स के थ्रू वाटर गैस की सिंथेसिस करवाना चाहें तो हम कैसे करवा सकते हैं कि मेटल कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मेटल है उसका हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से हमारे पास मेटल कार्बोनाइल बन जाएगा। मेटल कार्बोनाइल, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज़ होगा और ये हमारे पास OH ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और हमारे पास ये मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। मेटल हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास मेटल जो है वो वापस एट द एंड जनरेट हो जाएगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस जनरेट हो जाएगी। वाटर गैस का जो एक हमारे पास कंपोनेंट है ये बन चुका है। सेकंड कंपोनेंट बनाने के लिए हमें वाटर गैस को हमारा जो भी यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है उसमें हमें मीथेन का यूज़ करना पड़ेगा और मीथेन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास वाटर गैस का जो सेकंड कंपोनेंट है ये भी बन जाएगा। एट द एंड ये हमारे पास वाटर गैस जो है ये हमारे पास जनरेट हो जाएगी। वाटर गैस के सिंथेसिस गैस ये हमारे पास जनरेट हो चुकी है डिफरेंट। अब ये जो सिंथेसिस गैस है इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक इंडस्ट्री में हम बात कर लें, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस हैं जहाँ पे हम वाटर गैस को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, या फिर हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस में जहाँ पे हम अल्कीन्स में से एल्डिहाइड बनाते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की जो पर्पसेस हैं वहाँ उनमें हम वाटर गैस को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा ब्रीफ सा ओवरव्यू था वाटर गैस में। अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट में। हम देखते हैं कि ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या चीज़ है। ओके जी, अब हम देखें ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। एक्चुअली ये एक ऐसा कैटलिस्ट है, ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट पॉलीमर्स जो हैं उनको हम बना सकते हैं। मीन्स पॉलीमराइजेशन में हम
जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्कीन की पॉलीमराइजेशन करवाएं, हम इथाइलिन से पॉलीइथाइलिन या प्रोपाइलिन से पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीप्रोपीन डिफरेंट हम अगर पॉलीमर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का एक हमारे पास बेनिफिट ये है कि अगर हम ये कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, इस कैटलिस्ट के बगैर अगर हम पॉलीमर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जो टेम्परेचर है वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर और हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें इनफ है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर रहते हुए हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हम अपना पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब एक चीज़ अगर हम यहाँ पे कंफर्म कर देखें तो यहाँ पे जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। लास्ट वीडियोस जो हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होती हैं इनकी जो सिलेक्टिविटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ से हमें जो हमारी जो सिलेक्टिविटी प्रोडक्ट की जो सिलेक्टिविटी होती है वो इतनी बेटर नहीं होती एज कम्पेयर टू होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अब डिफरेंट वेज थे जिनके थ्रू जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है उसको बनाया जा गया, जैसे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड पर जब रिएक्शन ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट और एज अ जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास बन जाता है। जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनता है और साथ साथ हमारे पास एक आप कह सकते हो को कैटलिस्ट भी बनता है। को कैटलिस्ट ऐसा एक्चुअली ऐसा कैटलिस्ट होता है जो हमारा ओरिजिनल जो कैटलिस्ट होता है उसके साथ एज अ को वर्कर के काम करते हैं, उसको हम को कैटलिस्ट या इसको हम प्रोमोटर भी कह सकते होते हैं। जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास इसमें भी बनता है। जब इनका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ को कैटलिस्ट भी बनता है। लेटर जब इस बाद में कुछ सालों के बाद पहले हमारे पास हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस तरीके से बनाया करते थे। ये दो रिएक्टर जो सर हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद जिगलर नाटा कैटलिस्ट में मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को यूज़ करने लगे। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड ये एज अ सपोर्ट अपना रोल प्ले करती थी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड पे। मीन्स जो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है इसको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को एज अ सपोर्ट यूज़ करती है। अब जब ये जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली जब हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट का अगर कोई मैकेनिज़्म देखें तो वहाँ पे ये जो हमारे पास टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में, ये जो हमारा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है जब ये यूज़ होता है तो ये फुली कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। मींस इसके जो टाइटेनियम अगर स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसके जो तमाम स्फेयर्स हैं यहाँ पे लिगेंड्स नहीं मौजूद होते। कुछ ही स्फेयर्स हैं जहाँ पे लिगेंड्स मौजूद होते हैं। टाइटेनियम के मेटल के साथ बाकियों के साथ स्फेयर्स नहीं लिगेंड्स नहीं मौजूद होते। अगर हम एक सिंपल मैकेनिज़्म देखें जिसमें हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं तो हम उसमें देखें तो हम वहाँ पे हमें वाज़ेह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट में ये जो टाइटेनियम क्लोराइड है ये फुली मीन्स यहाँ पे इसके साइड्स पे लिगेंड्स नहीं मौजूद होते। हमारे पास अगर हम कहें कि ये हमारे पास टाइटेनियम है, ओके, अब ये जो टाइटेनियम है इसके पास जस्ट एक लिगेंड अभी फ़िलहाल मौजूद है और ये इसके पास ये एक लिगेंड है। अब हमने क्या करना है, हमने पॉलीमराइजेशन करवानी है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो पॉलीमराइजेशन के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम कहते हैं कि हमने इसकी पॉलीमराइजेशन करवानी है। जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे ये जो हमारे पास इथीन है ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा टाइटेनियम के साथ। अब जब ये टाइटेनियम के साथ अटैच होगा तो इस तरीके से टाइटेनियम के साथ ये इस तरीके से टाइटेनियम के साथ जाके अटैच हो गया। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये जो दरमियान में ये वाला जो बॉन्ड है टाइटेनियम और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जब टाइटेनियम और कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा। पहले क्या था कि ये जो कार्बन्स थी ये वाली जो हमारे पास कार्बन्स थी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही थी, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रही थी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये टोटल इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन फिर बाद में ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे और इनके ऊपर इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक साइड पे चले जाएंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेंगे। इसी के अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इनके दरमियान ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है टाइटेनियम के साथ वो इसका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा।
और बॉन्ड टूटने के बाद ये इस तरीके से हम कह लेते हैं, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सिमिलरली एट द एंड फिर क्या होगा कि जब ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर फर्दर हमारे पास एक और, इसके साथ एक और हमारे पास इथीन का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसमें एक न्यू इथीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो सेम दोबारा से ये इसी तरीके से रिएक्शन होगा। अब न्यू जो ये हमारे पास एक चेन बनती जा रही है, ये जो चेन है ये हमारे पास, हम इसको यूँ कर लेते हैं, ये जो चेन है यूँ, ये हमारे पास इसी तरीके से रहेगी और हमारे पास एक न्यू अल्कीन जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा, यहाँ से जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये क्या होगा कि ये जो यहाँ से जो बॉन्ड होगा इसका यहाँ पे इसके साथ जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो न्यू ये इथाइलिन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसके साथ आके ऐड होगी। इस तरीके से ये जो एक चेन है ये स्टार्ट हो रहेगी और एट द एंड हम कोई ऐसा टर्मिनेटिंग ग्रुप ऐड कर देंगे जिसकी वजह से ये जो चेन है ये क्लोज हो जाएगी, उसकी टर्मिनेशन, उसकी ग्रोथ जो है वो क्लोज हो जाएगी और हमारे पास जो भी हमारा रिक्वायर्ड पॉलीमर है वो हमारे पास एट द एंड हमारे पास आ जाएगा। अब क्या है कि ये जो हमारे पास है इसमें हम ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट यूज़ करें, लेकिन जो ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट है ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, जैसे अभी पहले भी डिस्कस किया है, तो इसकी सिलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। और एक और चीज़, ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट और विल्किंसंस कैटालिस्ट, इन दोनों के आलमोस्ट अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो दोनों का मैकेनिज़्म भी आलमोस्ट सेम ही है। तो डेट्स वाई हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई पॉलीमर बनाना है तो उसमें हम ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट की बजाय विल्किंसंस कैटालिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें डिफरेंट पॉलीमर, जैसे पॉलीस्टाइरीन को बनाने के लिए हमने, अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमने पॉलीस्टाइरीन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे विल्किंसंस कैटालिस्ट को यूज़ किया। क्यों? इसकी रीज़न क्या है कि जो विल्किंसंस कैटालिस्ट है ये हमारे पास एक होमोजीनियस कैटालिस्ट, और होमोजीनियस कैटालिस्ट होने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है, सिलेक्टिविटी जो है वो हमारे पास बेटर आती है, बेटर यील्ड हमारे पास आती है। तो डेट्स वाई हम कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको बनाने के लिए हम विल्किंसंस कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं ड्यू टू देयर होमोजीनियस नेचर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।